नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार में जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। एनडीए सरकार को जिस तरह का प्रचंड जनादेश मिल रहा है, वो जनादेश तकरीबन 2010 के जनादेश के आसपास है। वही तेजस्वी हालत यादव की जो हालत है या फिर उन्हें जो जनादेश मिला है, वो भी 2010 के आसपास का है। तो आखिर एनडीए के इस प्रचंड जनादेश के पीछे के कारण क्या है? क्यों एनडीए को इस तरह का जनता ने जनादेश दिया? नीतीश कुमार का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो क्या बिहार में इतना मजबूत है कि जनता बार बार 20 सालों के बाद भी नीतीश को लगातार वो जनादेश दे रही है? वहीं बीजेपी का जो एक तरह से जनादेश है, वो स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का है। तो इसके पीछे के क्या कारण है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार बीजेपी के, उनसे जानेंगे इस जनादेश का क्या है मतलब। साथ ही संतोष सिंह जो सीनियर जर्नलिस्ट है और बिहार से हैं, पटना से जुड़ रहे हैं, और इन्होंने तो काफी दिन पहले टिप्पणी कर दी थी कि 100 से ज्यादा, 180 से 210 के आसपास की सीटें होंगी एनडीए की। तो उसके पीछे के क्या कारण है ये भी समझेंगे, और अरुण साथी भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो एनडीए को जनादेश मिला है, ये निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, नीतीश कुमार का जो काम है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, वुमेन सेंट्रिक जो वेलफेयर की स्कीम है, इन सब का भी फायदा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या है इस प्रचंड जनादेश के पीछे? जो आपने जी। बात कही उसका जवाब यही है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो नारा हमने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं न कहीं इन तीनों नारों पर हमने अमल किया है और उसी अमल करने का नतीजा ये रिजल्ट है जो हमें मिला है। क्योंकि हमने सबको साथ लेकर हम चले हैं, सबको साथ लेकर चलने, चाहे हर क्लास हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, किसी क्लास को हमने छोड़ा नहीं है और सबके लिए काम किया। देखिए, महिलाओं के लिए इस बिहार में आप जानते हैं कि जिस तरह से काम हुआ है दोनों लोगों ने, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए उतना ही काम किया जितना नरेंद्र मोदी ने काम किया, उनके उत्थान के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको अपने पैरों पर। इस तरह से यहाँ जीविका स्कीम चलती है। जीविका स्कीम के जरिए सारी महिलाओं को जागरूक करना, उनको अपने आत्मनिर्भर बनाना। 10,000 का जो लोन दिया गया है उनको, 10,000 अपने अपने आप को। इसके अलावा आप देखेंगे तो तमाम और सारी स्कीम, बच्चियों के लिए बस्ता स्कीम है, साइकिल उनको दिया गया, पढ़ाई लिखाई करके हर रिजल्ट आने पर उनको प्रमोट करने के लिए 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, इस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई को लेकर। इसके अलावा सुरक्षा, शराबबंदी, तमाम सारी चीजें जिसकी वजह से महिलाओं का दिल हमने जीता। किसानों के लिए हमने कहा कि किसानों के लिए 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी देते थे, इस बार यहाँ से अनाउंस हुआ कि 3,000 और हम देंगे। यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी जो है, वो डबल इंजन की जो जोड़ी है, वो यहाँ हिट रही है। किस नौजवानों के लिए एक नाराजगी फैक्टर था, लोग कह रहे थे, जो विपक्ष उसको बना रहा था, जब प्रशांत किशोर बना रहे थे, तो नौजवानों के लिए भी हमने कहा कि हमने रोजगार दिया है, कुछ सरकारी नौकरी दी है, और अब आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार का हमने एक प्लान बना के दिया। और कैसे करेंगे रोजगार, वो भी बताया कि एक मेगा हब बनाएंगे, औद्योगिक इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे, हर जिले में इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, उसके जरिए। उसके अलावा मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे ताकि स्किल्ड यूथ हमारे यहाँ तैयार हो, और उसके बाद वो यहाँ भी रोजगार पाए, बाहर भी रोजगार पाए, जहाँ भी पाए, लेकिन उसको रोजगार मिले। इसके अलावा वृद्ध जो लोग हैं, चाहे विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए हम स्कीम लेकर आए। पेंशन स्कीम है, देखिए 400 से उसको ट्रिपल 1,100 रुपया तक उसको ले गए। तो कहीं जो कहा गया सबका साथ, हमने कहा सबका विकास हुआ, हर क्लास का विकास हुआ है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ एक क्लास का यहाँ विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी जा रही है सबके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज भी 22 से 24 घंटे बिजली गाँव में मिलती है यहाँ पे। और अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो बच्चे जो कोरोना के दौर में आए आईटी सेक्टर के, वो यहाँ बैठ के आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बिहार में बैठकर। 30% ऐसे यूथ है जो यहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि यहाँ बिजली मिलने वाली है, यहाँ सुरक्षा रहने वाली है। तो उनका भी हमने विश्वास जीता। उनको लगता है कि आने वाले समय में हम उनको भरोसा है कि बिहार सरकार जो है वही उनको आगे ले जा सकती है, नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी ही उनको आगे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब क्लास का हमने भरोसा जीता है, और विश्वास सबसे बड़ी बात है कि कौन कर सकता है। देखिए, ये वायदे तो तेजस्वी यादव ने भी किया कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़े बड़े वायदे उन्होंने किया, लेकिन विश्वास नहीं होना। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है।
जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में परसेप्शन की बात की जाती है, परसेप्शन बनते बनते बनता है। तो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी, उनकी कमाई है। 11 साल में नरेंद्र मोदी ने जो पूरे देश में कमाया है, उसके पहले बिहार के, गुजरात के सीएम रहते उन्होंने जो कमाया है, और नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में जो कमाया है, लोगों के बीच में रहकर, लोगों का काम करके, लोगों का विश्वास जीतकर, तो लोगों का विश्वास हमने जीता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये मैंडेट मिला है, विकास पर भी, विश्वास पर भी, कि आगे आने वाले समय में सरकार काम करेगी, तो तमाम सारी चीजें हमारे पक्ष में रही, और इस वजह से ये रिजल्ट आया है। बम बम है हम लोग, क्योंकि देखिए 2010 में रिजल्ट बिल्कुल, आया था, आप लोगों ने तो 2005 में लड्डू 14 वड्डू काम कली किया से था सरकार ने, उसका लड्डू वड्डू रिजल्ट था। कली अब से आप ये लोग। रिजल्ट आया नया। संतोष जी, अब दूसरा जो सवाल आता है कि जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से अगर बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। आपको लगता है कि बीजेपी ये रिस्क लेगी, बिहार में उठाएगी? देखिए, इनके लिए, बीजेपी के लिए 2029 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म। और अगर ये रिस्क उठाने की स्थिति में अगर बीजेपी रहती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक महाराष्ट्र के बाद एक पिछड़ा, आप किसको हटाएंगे? एक पिछड़े मुख्यमंत्री को आप हटाएंगे। यूपी, आपको यूपी में चुनाव होना है, इमीडिएट उसका इफेक्ट पड़ सकता है यूपी में। ये इसलिए हमें नहीं लगता है कि रिस्क लेंगे, क्योंकि अब सीटों का जो आंकड़ा है ना, जो 95 था, वो बीजेपी का घट के 91 पे आ चुका है, और ये अच्छा। 85 पे पहुंच चुके हैं, 85। हम्म। तो ये अब बहुत क्लोज सीटों का अंतर रह गया है। तो बहुत ज्यादा बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, और रिस्क लेने की स्थिति में हमें लगता है कि बिहार में वो नहीं है। भले आरजेडी 2010 की तरह की स्थिति में पहुंच गई है, लेकिन आरजेडी अगर नीतीश इस तरफ उस तरफ किए तो कम बैक कर, सरकार बने चाहे नहीं करे, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बहुत सारी चीजें खेल हो सकती, वोटर से ट्रांसफर हो सकता है, ये समस्याएं खड़ी हो सकती है, क्योंकि आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है। अगर आप देखिए, बिल्कुल। हार भले भी है जबरदस्त का, लेकिन वोटिंग परसेंट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। जी। और आप जब चुनाव के दौरान घूम रहे थे, इस पूरे कैंपेन के दौरान, तो आपको ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इस तरह से बाउंस बैक करेंगे, नीतीश कुमार को ये इस तरह का जनादेश आएगा? क्योंकि जब लोगों से पूछते थे तो लोगों में नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों की सिंपैथी थी, एक तरह से प्रो इनकम्बेंसी थी। तो शायद इसलिए ये फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये प्रचंड जनादेश दिख रहा है। वाकई में देखिए, कहीं न कहीं बीजेपी को लाभ मिला है नीतीश के साथ रखने से, और बार बार नीतीश को लेकर जो बयान आए बिहार के स्तर पर, हालांकि बीच में कोशिश हुई कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, ये कोशिश हुई, लेकिन उस नैरेटिव को लोगों ने तोड़ा, और इसका फायदा कहीं न कहीं मिला है। और ये जो आप सीन देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं को लेकर, सिर्फ 10,000 नहीं है, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है शुरुआती दिनों से ही, तो वो महिला एक वोट बैंक हो चुका है। एक अलग, मतलब जो जाति धर्म से ऊपर उठकर एक वोट बैंक हो चुका है, जिसका नीतीश कुमार, जब जब नीतीश कुमार कमजोर दिखते हैं तो महिला वोटर उनके साथ उचित मजबूती से खड़ी दिखती है, और फिर परिणाम आप देख ही रहे हैं कि क्या किस तरीके से परिणाम, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरीके के परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हमें जब से हम लोगों के बीच जाना शुरू किए, हमें तो दिखने लगा था कि कोई लड़ाई ही नहीं। जी। ठीक है, तो इस सवाल को रवि जी से ले लेते हैं कि रवि जी, एज ए जर्नलिस्ट, आप भी पत्रकार रहे हैं, तो ये सवाल अब लोग सबसे पहले पूछेंगे कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ना? वहां पे तो कोई वो नहीं है, इफ एंड बट का सवाल नहीं है। देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। इसमें सबको पता है कि एनडीए की जीत हुई है, क्योंकि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा। पीएम मोदी और नीतीश कुमार, मैंने कहा ना बार बार, दोनों की जोड़ी, जो डबल इंजन की जोड़ी है, उसने ये रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट देने के बाद जो अगला काम है मुख्यमंत्री बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि भाई विधायक दल की बैठक होगी, दोनों दलों के विधायक एक साथ बैठेंगे, लेकिन आपसी सहमति तो होगी नहीं। देखिए, जब तक पिछली बार उनको कम सीटें आई, 43 सीट आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अनाउंस किया था, मुझे आज भी याद है, शाहबाद इलाके में उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगले। तो उनको, और नीतीश कुमार ने कहा था कि अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कम सीटें हैं, आप जिसको चाहे बना सकते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और विधायक दल ने भी उनको चुना सर्वसम्मति से। तो इस बार भी देखिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और शीर्ष नेतृत्व तो हमारा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। तो
एक जो भी होगा फैसला मजबूती से लिया जाएगा और बिहार की मजबूती के लिए लिया जाएगा। देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बार-बार हमने कहा है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। उनके नेतृत्व में इस तरह की जीत हुई है, इस तरह की सफलता आई है। तो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व इस पे बात करेगा, बातचीत करके नीतीश कुमार से आज हमारे डिप्टी सीएम गए भी, मिल के भी आए, तो जो बातचीत होगी आपसी सहमति के आधार पर ही जो होगा। कोई एक तरफा फैसला नहीं होने वाला है और मैंडेट भी ऐसा नहीं कह रहा। मैंडेट तो हमें बम-बम कर रहा है। मैंडेट कह रहा है कि भाई आप दोनों मिलके बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार को आगे बिल्कुल। बढ़ाने का मतलब जिस तरह से 2005 से 10 के बीच में आपने सड़कें बनाई, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया और मैं तो गोल्डन एरा मानता हूँ उनमें उस इलाके उस एरा को 2005 से हुँ, 10 2005 से पहले का जो एरा था, जंगल राज का एरा कहा जाता है। जंगल राज इस वजह से ना तो डेवलपमेंट था, करप्शन यहाँ बहुत था, क्राइम यहाँ बहुत था, तो उन सब एरा से आप बाहर निकल के आए और यहाँ डेवलपमेंट भी हुआ, करप्शन भी कम हुआ, क्राइम भी कम हुआ, शहाबुद्दीन जैसे चाहे बड़े-बड़े बदमाश जेल के अंदर डाल दिए गए। तो अब ये समय आ गया है कि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। बीच में कहीं न कहीं बीच में आरजेडी के साथ नीतीश जी चले गए, फिर बीच में सरकारें आई और गई हैं। तो एक ये मैंडेट ऐसा है कि अगले 5 साल में एनडीए एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करे। देखिए मेट्रो का नेटवर्क पटना में बनना शुरू हो गया है, तमाम एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तमाम हाईवेज़ बनने हैं। तो बिहार के विकास का ये स्वर्णिम क काल जो है, आने वाला जो है, उसमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा और नीतीश जी मुझे लगता है देखिए नीतीश जी समझदार आदमी है, इंजीनियर है पेशे से। वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग कहाँ से कैसे कर आगे बढ़ना है, तो नीतीश जी भी समझदार आदमी और नरेंद्र मोदी और उनके जो केमिस्ट्री है, बहुत कमाल की केमिस्ट्री मैंने कहा ना कि 2020 का जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने तय किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो भी फैसला हमारा सीनियर लीडरशिप करेगा, वो बिहार के भविष्य को ध्यान में रख के करेगा क्योंकि बिहार को बहुत आगे जाना है। देखिए, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, ये नारा हमने दिया है। तो यानी हमारे सारे रनवे तैयार है, रनवे पर हमारी फ्लाइट खड़ी है और उसको उड़ना है अब बिहार को। तो चाहे इंडस्ट्री के मामले में हो, चाहे रोज़गार के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, तमाम मामलों में हमें आगे बढ़ना है। आईटी हब बनाने की बात हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हम कर रहे हैं, एजुकेशन हब बनाने की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबको मिल के साथ काम करना पड़ेगा और बड़े समझदारी से फैसला लेना पड़ेगा कि बिहार को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। तो सब चीज़ सोच के फैसला लिया जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी हमारा तय करता है, फैसला लेता है। इधर दोनों पार्टियों के नेता जो बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये फैसला होगा। लेकिन कुल मिला-जुला के मान के चलिए कि बिहार के अच्छे के लिए फैसला होगा, जो भी होगा। संतोष जी आपसे समझेंगे कि महागठबंधन ने आखिर कहाँ पे गलती की, जो उनकी ढेर सारी गलतियां हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो मोमेंटम 2020 का मोमेंटम, जिस मोमेंटम को तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सत्ता के करीब पहुंच गए थे, वहां से वापस लौटकर 20-25 सीटों पे आ जाना, आखिर कौन कौन सी बड़ी गलती आपके हिसाब से हुई? देखिए सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो मुख्यमंत्री घोषित करवाने को लेकर जितना आग्रही थे, उस तरीके से उन्होंने नेतृत्व नहीं संभाला। मतलब हम्म, अब 11 जगह पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। सीपीआई और कांग्रेस के बीच कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बैठकर हम सॉर्ट आउट करें, उसका समाधान निकालें। मुकेश सहनी से जहां समस्याएं हुई, उसका समाधान निकालें। लगा ही नहीं कि तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई मतलब आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी और संजय यादव बस यही दो कोर टीम था जो बंद कमरे में चीजों को देख रहे थे। बाहर बाकी जितने बड़े नेता थे जो लालू यादव के पास तालाब थे, आए बाएं दाएं रहते थे, सारे के सारे लोगों को बाहर कर दिया गया ये था। सवाल और सारे लोग उठा रहे हैं कि संजय यादव जो स्ट्रैटेजिस्ट बन के तेजस्वी यादव को एक तरह से मैप करके बैठे हुए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर तमाम वैसे नेता जो कि जेपी आंदोलन से निकले और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आरजेडी में, सीनियर नेताओं में, वो सब कहीं ना कहीं कॉर्नर हो गए। वाकई में ये स्थिति सामने आई नहीं कि तमाम में से जगदानंद सिंह हो गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, ये लोग ये बड़े नेता थे जो बाहर होते। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, बिहार का दो ऐसा सीट है जो एमवाई का गढ़ माना जाता है, एक बेलागंज और दूसरा दरभंगा ग्रामीण। दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव हारी और हार की वजह क्या है? मुस्लिम वोटों का डिवीजन। आप बगल में देखिए हो क्या रहा है ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप ज्यादा यहाँ हिंदू बन जाता है, ठीक है ना। हम्म। और विधानसभा में ये एमवाई समीकरण करते हैं। एआईएम जो लग रहा था कि इस बार कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, 5 सीटों पर जीतते हुए दिख रहा है और कम से कम 10 सीट इनका ये है जिन पर इनको बैंड बजाया और अच्छे तरीके। एक और फैक्टर है उसमें जो हाँ, हाँ बिल्कुल मुसलमानों बताइए। को एक लगा भाई अब इनके साथ रह के बहुत दिनों तक सियासत नहीं कर सकते।
फिर जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को कॉर्नर किया, ये एक बार देखिए, कांग्रेस को जिस तरीके से इन्होंने कॉर्नर किया और कांग्रेस को लेकर जो इनका रुख रहा, मतलब लगा ही नहीं कि कांग्रेस से ये गठबंधन करना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस को उन्होंने जो कितनी सीटें दी, कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। नरकटियागंज में सीट दिया इन्होंने खुद, दीपक यादव को फिर खड़ा कर दिए। कहलगांव में सीट दिया इन्होंने, वहां फिर से एक झारखंड के मंत्री है उसके बेटे को खड़ा कर दिया। मतलब सभी सीटों पर मतलब इस तरीके से कहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए भाई विधायक की जरूरत है, जो उसका इन्होंने पूरा भी ख्याल नहीं किया कि हमें विधायक। देखिए, और लेकिन संतोष जी, एक सवाल तो कांग्रेस के ऊपर भी, जो कमजोर कड़ी कांग्रेस है बिहार में, लोग उठाएंगे ना कि भाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार के एक स्टेट के इलेक्शन में जाकर ये मुद्दा उठा सकते हैं कि आरजेडी की एक कोई सिंगर गाना गा रही है, वहां पे कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई लोकलाइज इलेक्शन है तो लोकलाइज इलेक्शन में आप लोकल मुद्दे उठाओगे, न कि आप ट्रंप का मुद्दा उठाओगे। राहुल गांधी गए, वो ट्रंप का मुद्दा उठाने लगे। राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, जिसका कि ग्राउंड से कोई बहुत ज्यादा सिंक नहीं था। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा 2020 का मोमेंटम था, राहुल गांधी अगर उस तरह के मुद्दे पे फोकस करते तो शायद कांग्रेस का ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होता। देखिए, ये आप कह सकते हैं, इसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर इसका जवाब वो देंगे अपने तरीके, पॉलिटिकल जवाब। लेकिन मेरा जो मानना है ना, दो चीजें सामने दिख रही है। हाँ, साफ दिख रहा है कि देखिए, मुसलमान वोट क्यों इनको छोड़ा। 11 सीटों पर मुसलमान डोमिनेंट इलाके पर ये चुनाव आ गए। लेकिन मुसलमानों को की ये एक कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं, देखिए किशनगंज कांग्रेस जीत ली, और वो सीट जो सीटें एआईएम सबसे मजबूती के साथ जहां खड़ा होकर लड़ रहा था। ये चीजें देखिए नेशनल एजेंडे पर, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के सामने में कोई दूसरा एजेंडा नहीं था जिसके सहारे आप चुनाव लड़ सकते थे। नौकरी की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, इस एजेंडे पर कभी एजेंडे को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बात भी नहीं हुई, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुआ कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। ये सारी बातें जनता देख, और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जो यहाँ पे बिहार में बीजेपी के एंटी वोट करने वाले जो लोग हैं, वो घर से नहीं निकले कांग्रेस के लिए या आरजेडी के लिए या वामपंथियों के लिए, क्योंकि इनका जो रवैया रहा ना, वो रवैया कहीं ना कहीं लोगों को निराश किया। और लोग तो चर्चा यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी ने लड़ाई ही नहीं लड़ी और उसमें लैंड फॉर जॉब का बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई ना, एक बड़ा, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस 20 दिन तक, आप समझिए ना कि पूरा बिहार चुनाव में है, प्रधानमंत्री से लेके योगी से लेके सारे नेता बिहार में आकर कैंपेन कर रहे हैं, और 20 दिन तक तेजस्वी कैंपेन छोड़कर घर में बंद रहा। आप सोच सकते हैं, जिस बारिश में नीतीश कुमार 11 कंस्टिट्यूंसी में प्रचार करने के लिए बाय रोड निकल गए और तेजस्वी घर में बैठे रहे। तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत ही लोग इस बात को लेकर समझ में रहे थे कि तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप 3 महीने से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं और सीट फाइनल नहीं कर पाए। अंततः हर कोई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता हुआ दिखता। तो हम एक बात समझ, इस खेल में जो लोग शामिल उनको जनता सजा दी। इस खेल में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर कोई था, तेजस्वी के दिमाग में इन चीजों को भरने वाला सीपीआई, भाकपा माले, इनको ये भ्रम हो गया था कि 2 सांसद जीतने के बाद बिहार में हम बड़े बदलाव के पक्षधर होंगे। स्थिति क्या है, रिजल्ट सबके सामने है। उनकी स्थिति सबसे बुरी स्थिति, कांग्रेस के बाद अगर किसी की स्थिति सबसे बुरी हुई है तो उनकी बुरी स्थिति हुई है। तो वो सीपीआई, अरे ऐसे लड़ रहे थे जैसे लग रहा है कि उनकी लड़ाई मोदी से थोड़ी है, राहुल गांधी से लड़ाई हो, कांग्रेस से लड़ाई हो। तेजस्वी की भी कैंपेन अगर देखिए तो कहीं कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी, एक डाले प्रत्याशी को छोड़ दीजिए, किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वो नहीं गए। तो भाई मुख्यमंत्री आपको बनना था, और कहीं न कहीं आपको उस जो एक लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाना चाहिए था, तो नीतीश कुमार दिखाए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आज इतना बेहतर जो आप देख रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका नहीं है ऐसा थोड़ी है, नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका, और इसका लाभ बीजेपी को मिला। तो आप क्षेत्रीय दल से आपको जो इस तरीके से आगे मजबूती के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए था, आप वहां बैठे हुए दिखाई नहीं।
बिल्कुल। रवि जी, आपसे समझना चाहूँगा कि एक जो नीतीश कुमार के प्रति नाराज़गी रही चुनाव कैंपेन के दौरान में, लोग ये कहते थे कि रोज़गार का सृजन होना चाहिए, इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए और जिस तरह से देश के दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्री आती है, तो आपको लगता है कि इस कम से कम टेन्योर में 2025 के बाद का जो टेन्योर है, इसमें एनडीए सरकार की जो पहली प्रायोरिटी होगी, जॉब क्रिएशन होगा, रोज़गार का सृजन होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, तो मैनिफेस्टो में हुँ, सबसे नंबर 1 सबसे पहले लिखा गया है कि 1 करोड़ रोज़गार हम देंगे। यानी हमारी पहली प्रायोरिटी वो है। और उसके अलावा कैसे देंगे उसका भी लेखा-जोखा दिया गया है कि कैसे हम नए स्किल सेंटर्स खोलेंगे, कैसे मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाएँगे, कैसे हर जिले में इंडस्ट्री देंगे। तो एक पूरा प्लान दिया गया और अगर सरकार बढ़िया से काम करती है क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है और लगातार देखिए बजट में आपने देखा था कि सरकार ने खजाना खोल दिया बिहार के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि बिहार जो पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाना है। और इसके पीछे ये कि जब दोनों का मिला-जुला प्रयास रहेगा तभी ये काम हो पाएगा। तो हमने पूरा वायदा किया और वायदे को पूरा करेंगे और इसका भरोसा लोगों को है। देखिए, गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। गुमराह करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी किया, राहुल गांधी ने भी कि नेपाल जैसे हालात बना देने हो जाएँगे, बांग्लादेश जैसे हालात होने जाएँगे, लेकिन नौजवान गुमराह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसको भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी पर क्योंकि जहाँ भी वो रोज़गार कर रहा है, दिल्ली में बैठा रोज़गार कर रहा है, चाहे मुंबई में है, चाहे गुजरात में, उसको पता है कि ये सरकारें काम करती है। तो वो वहाँ काम देखता है, उसको भरोसा है कि अगर ये सरकार रिपीट होती है और मजबूती से आती है तो यहाँ काम करेगी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने जंगल राज बनाया, इन्होंने नौकरी दी तो नौकरी के बदले में ज़मीन लिया। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उस मामले में हम कहीं न कहीं पारदर्शिता हमारी है और हम साफ तरीके से लोगों के बीच में गए। लोगों से हमने कहा कि जो काम नहीं हुआ है उसको हम करेंगे, जो काम हुआ है वो भी बताया हमने, कैसे हमने विकास किया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कैसे आज भी मखाना को लेकर उद्योग स्थापित करने की बात की जा रही है। कैसे जो है आप यहाँ देखिए तो तमाम सारे जो इंडस्ट्री शुरू किए गए हैं, आप एथेनॉल के देखिए तो 17 के आसपास प्लांट शुरू किए गए हैं, उससे रोजगार लोगों को मिला है। कई और प्लांट शुरू किए गए, तमाम सारी इंडस्ट्री शुरू की गई है, लेकिन और भी करना जरूरी है क्योंकि हमारे तमाम लोग बाहर चले गए, उनको कैसे हम वापस बुलाएं, प्लान किए गए लोगों को उनमें भरोसा जताना पड़ेगा कि हाँ चीजें हो रही हैं और लोग आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ लोग आकर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि 30 साल 35 साल जो बाहर रहे हैं लोग, इस जंगल राज की वजह से हो चाहे जिस वजह से, तो लोग बिहार के लोग दिल्ली में स्टेब्लिश हुए हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो सबकी इच्छा है कि अपने बिहार चलकर कुछ काम किया जाए और उस काम के लिए एक माहौल यहाँ बिहार सरकार ने दिया है और इसी सरकार के दौरान वो माहौल मिलेगा जिसमें काम हो सकता है। अदरवाइज आप जानते हैं किस तरह के कांड यहाँ होते थे, गाड़ी के शोरूम से गाड़ियां लूट ली जाती थी। एक लालू यादव जी की बेटी की शादी है तो उसके लिए सारी शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। कैसे एक आईएएस अफसर की बीवी का रेप यहाँ किया जाता था और कोई केस दर्ज नहीं होता था। कैसे अपहरण का जो केस था, लगभग 38,000 अपहरण के मामले आए थे 1990 से लेकर 2005 तक। और वो अपहरण का उद्योग कहाँ से चलता था, इंडस्ट्री इनके यहाँ क्या था, तो अपहरण एक उद्योग था, उस पर फिल्म बनी। बताइए अपहरण कितना बड़ा मामला था बिहार में, जिस पर अपहरण जैसी फिल्म बनी। और फिल्म इसलिए बिल्कुल। बनी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सारा चीज उसको डील किया जाता था। इवन फाइनेंस मिनिस्टर, उसी पार्टी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सरकार के, उनके घर के एक आदमी का अपहरण किया गया और उसमें भी लालू यादव जी ने हस्तक्षेप किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लालू यादव जी के जो साले हैं साधु यादव और सुभाष यादव बताते थे कहानी, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। यहीं पे हुँ, मैं चंपारण में जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का एग्जाम्पल है, जो कट्टा से सत्ता में आने की बात की जा रही है। मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म सूल की शूटिंग कर रहे थे और ठंड का दिन था, यही समय होगा। शूटिंग के दौरान उनको जब पुलिस वाले के रोल में रहते हैं, उनको पिस्टल जो मिलता है थोड़ा हाई फाई दिख रहा है। वो कहते हैं यार बिहार के हिसाब से सूट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कट्टा उट्टा किसी के हुँ, पास है क्या? तो तमाम हुँ, सारे लोग जो वहाँ खड़े थे शूटिंग देखने के लिए, सब कंबल ओढ़े हुए थे। तो उन्होंने सबने कंबल खोला तो सबके 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 कमर में कट्टा दिखा वहां पे और उसी कट्टे से लेकर उन्होंने इस्तेमाल किया फिर शूटिंग के लिए। सोचिए क्या हाल था कि जहाँ जो शूटिंग कर देखने के लिए लोग आए हुए हैं तमाम, उनके सबके कमर में कट्टा लटका हुआ, उनके कंबल के पीछे कट्टा लटका हुआ होता था। तो ये बिहार में बहुत सारा सुधार हुआ है और सुधार को और आगे बढ़ाना है। हमने प्रॉमिस किया है, आप भरोसा कीजिए कि नरेंद्र मोदी पर भी लोगों को भरोसा है, नीतीश कुमार पर भी भरोसा है और इसी भरोसे को लोगों ने वोट दिया है। तो उस भरोसे को हम आगे बढ़ाएंगे और 5 साल में मैं मानता हूँ कि बिहार बहुत आगे जाने वाला है। मतलब ये बिहार सभी राज्यों से आगे निकलेगा हर मामले में, इसकी कल्पना की जा सकती है अब इसी नेतृत्व के दौरान, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। बिल्कुल। अरुण साथी जी, आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो मगध और शाहबाद का इलाका है, वहाँ पर जिस तरह से एनडीए बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं कुशवाहा फैक्टर और ब बीजेपी या एनडीए की जो फ़ॉल्ट लाइन थी लोकसभा चुनाव में, उसको बीजेपी ने करेक्ट किया। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा साथ लड़े, उसका फ़ायदा मिला और क्या वजह आपको समझ में आती है?
देखिए, मूल रूप से अगर इसमें कहा जाए तो कोई एक फैक्टर तो काम नहीं किया है, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है, इसमें जो चुनाव परिणाम आए हैं तो बहुत अधिक सीटें मिली हैं। तो इससे हम्म, कोई एक जाति विशेष से जोड़ करके ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन-सा फैक्टर काम किया है। बल्कि हम्म, हम यह देखते हैं कि कई एक विधानसभा क्षेत्र में जातियों का बंधन भी टूटा है। हालाँकि हमारे मगध क्षेत्र में एक बार्सिलीगंज का सीट राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी अनीता देवी की जीत हुई है, तो वहाँ जातीय फैक्टर काम आया है। बिहार के इस चुनाव को जातीय गोलबंदी पर ले जाने की पूरी कोशिश हुई और इस हम्म, कोशिश को सफल होने नहीं दिया गया। दोनों तरफ से रणनीति तो चला ही गया। हर बार चुनाव में एक जाति के खेमे पर ले जाया जाता है, एक धर्म के खेमे पर ले जाता है। लेकिन आप इस चुनाव को अगर गंभीरता से देखेंगे, तो इस चुनाव को ये दोनों मुद्दा बहुत मुखर होकर के सामने नहीं आए। कोशिशें हुई, जैसे कि हमारे क्षेत्र में मोकामा से दुलार चंद यादव, चंद्र स्वराज के समर्थक और राजद के नेता की जब हत्या या जो मामला हुआ वो नेशनल खबर बनी। उस मामले में सूक्ष्मता से देखिए तो उसको जातीय गोलबंदी पर ले जाने की कोशिश करी गई, परंतु सोशल मीडिया और अन्य वजहों से सरकार की सतर्कता से यह मामला नहीं बन सका। तत्काल पुलिस की सक्रियता हुई, एफआईआर भी तत्काल हो गया, यहाँ तक कि अनंत सिंह पर एफआईआर हो गया, वो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। ये सब मामला, कहने का मतलब हम ये है कि जातीय ध्रुवीकरण पर इसको ले जाने से भी रोकने में एनडीए गठबंधन सफल रही और एनडीए ने इसको यह भी किया गया कि घुसपैठिया वगैरह को लेकर के धर्म के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश हुई, तो वह भी सफल नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी जिस हिसाब से पहले धर्म के मुद्दे पर लेकर के बिहार के चुनाव को जाती थी, उतना नहीं हुआ इस बार। कोशिश हुई, छोटा छोटा प्रयास हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के एनडीए का यह जो चुनाव रहा, वो एक तरह से नीतीश कुमार के कामों पर भी चुनाव हुआ, उनके योजनाओं पर चुनाव हुआ। और देखिए, जो बिहार में लोग रहते हैं, चाहे गुना गणित जो लगा लें, वो कहते हैं कि बिहार नया है। तो जातीय समीकरण में तो नीतीश कुमार का अपना जातीय समीकरण है, उनके साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बड़ा गठबंधन एक साथ था, तो जीत होनी थी, लेकिन इतना बड़ा जीत लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो नया बिहार बना है, हर लोग इसको महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ इनको जाना ही था, ये पहले से तय था। तो मूल रूप से खाली जातीय समीकरण पर इसको नहीं देखा जाए। हम पहले भी बताए थे कि हमारे आसपास, शेखपुरा जिला के आसपास कई एक बूथ का जब हम देखे हैं, तो वहाँ जातीय जो ध्रुवीकरण की बात होती है, उसको भी टूटते हुए हमने देखा है। तो यह सब भी बात है कि बिहार के इस चुनाव में विश्लेषण कई एक मामले में होगा। हालाँकि हम एक बात यहाँ पर कहेंगे कि एक एक जो कल जो घटना हुई है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उनके एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा जिस तरह से वक्तव्य दिए गए, तो बिहार को डरा दिया था। और उसका परिणाम यह था कि एक तरह से हम कहें तो बिहार को छावनी में बदल दिया गया, पुलिस छावनी में। एकदम मतलब हाँ, लेकिन मतदान वोट तो केंद्र उससे के पहले पड़ चुके थे ना। तो कुल मिला के तो मोटी बात यह है कि बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने सुशासन के मुद्दे पर, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर, जो सरकार की वेलफेयर बिल्कुल, स्कीम है बिल्कुल, उसके बिल्कुल, मुद्दे पर बिल्कुल, बिल्कुल, वोट किया। बिल्कुल। एकदम, एकदम, ठीक है। एकदम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जो बड़े टेक अवेज हैं बिहार के जनादेश के, कि बिहार की जनता ने कुल मिलाकर जनादेश जो अपना दिया है, मैंडेट दिया है, वो गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर दिया है, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर दिया है। और जिस तरह से एनडीए का सोशल कोलिशन है, सामाजिक जो समीकरण है और जो उनका गठबंधन है, वो काफी ब्रॉड, व्यापक था। और शायद इसलिए दूसरे तबकों में, दूसरे वर्ग के समाज में भी एनडीए को एक्सेप्टेबिलिटी मिली, जो शायद 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के अलग लड़ने से और उपेंद्र कुशवाहा के न होने से नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो गई। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। रवि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथी अरुण साथी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।